अध्याय 3। फैलता हुआ ब्रह्मांड। यदि कोई साफ अंधेरी रात में आकाश की ओर देखे तो शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि ग्रह ही सबसे अधिक चमकदार दिखाई देने चाहिए। उन तारों की भी बहुत बड़ी संख्या होगी जो ठीक हमारे सूर्य के समान लेकिन हमसे दूर हैं। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसलिए इन स्थिर तारों में से कुछ एक दूसरे के सापेक्ष अपनी स्थितियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए लगते हैं। वास्तव में वे बिल्कुल भी स्थिर नहीं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सापेक्षिक रूप से हमारे निकट हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण हम उन्हें अपेक्षाकृत दूरस्थ तारों की पृष्ठभूमि में विचित्र स्थितियों में देखते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि इससे इन तारों की हमसे दूरी को प्रत्यक्ष रूप से मापने में हमें सहायता मिलती है। वे हमसे जितना अधिक निकट होते हैं उतना ही अधिक गतिमान जान पड़ते हैं। पेरोक्सिमा सेंटोरी नाम के निकटस्थ तारे की दूरी लगभग 4 प्रकाश वर्ष लगभग 230 खरब मील पाई गई है। कोरी आंखों से दिखाई देने वाले अधिकांश दूसरे तारे हमसे कुछ ही प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं। तुलना के लिए हमारा सूर्य हमसे केवल 8 प्रकाश मिनट दूर स्थित है। रात्रि के आकाश में दृश्य तारे चारों ओर फैले हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे एक पट्टी जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं में ही विशेष रूप से संकेंद्रित होते हैं। सन 1750 तक कुछ खगोलविद ये सुझा रहे थे कि अधिकांश दृश्य तारे यदि केवल एक ही तश्तरी नुमा विन्यास में स्थित होते तो आकाश गंगा के दृष्टिगत स्वरूप सर्पिल मंदाकिनी, जिसका अब एक उदाहरण मानी जाती है, को स्पष्ट किया जा सकता है। केवल कुछ दशकों बाद ही एक प्रख्यात खगोलविद सर विलियम हर्शेल ने सावधानी पूर्वक अतिश्रम से बहुत सारे तारों की स्थितियां एवं दूरियों की सूची बनाकर अपनी इस धारणा की पुष्टि कर दी। इसके बावजूद इस विचार को पूर्ण स्वीकृति केवल शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ही मिल सकी। ब्रह्मांड के इस आधुनिक स्वरूप संबंधी हमारी धारणा अधिक पुरानी नहीं है। ये सन 1924 में उस समय बनी जब एक अमेरिकी खगोलविद एडविन हब्बल ने ये प्रदर्शित किया कि हमारी आकाश गंगा ही ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। वस्तुतः ब्रह्मांड में कई अन्य मंदाकिनियां भी हैं जिनके बीच में विशाल रिक्त स्थान मौजूद हैं। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए उन्हें इन मंदाकिनियों की दूरियां सुनिश्चित करने की जरूरत थी, जो आपस में इतनी दूर हैं कि निकट के तारों से बिल्कुल भिन्न, यथार्थ में स्थिर या गतिहीन दिखाई देती हैं। अतः दूरियों के मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करने के लिए हब्बल विवश हो गए। अब किसी भी तारे की आभासी दीप्ति 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो वह तारा कितने प्रकाश का विकिरण करता है और दूसरे वह हमसे कितनी दूर है। अपने निकटस्थ तारों की आभासी दीप्ति तथा उनकी दूरी के मापन द्वारा हम उनकी परम दीप्ति निकाल सकते हैं। इसके विपरीत यदि मंदाकिनियों में स्थित तारों की परम दीप्ति हमें ज्ञात हो तो उनकी आभासी दीप्ति के मापन द्वारा हम उनकी दूरियां निकाल सकते हैं। हब्बल का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि कुछ विशेष पुरस्कार के तारों की परम दीप्ति उस समय भी एक सी ही रहती है, जबकि मापन के लिए वे हमसे पर्याप्त रूप से निकट होते हैं। अतः उन्होंने ये तर्क रखा कि यदि ऐसे तारे हमें किसी दूसरी मंदाकिनी में मिल जाएं, तो हम ये मान सकते हैं कि उनकी भी परम दीप्ति वही है और इस तरह हम उस मंदाकिनी की दूरी की गणना कर सकते हैं। अगर उसी मंदाकिनी में स्थित कई अन्य तारों के साथ भी हम यही गणना कर सकें और यदि हमारी गणनाएं सदैव वही दूरियां दर्शाएं, तो अपने अनुमानों के प्रति हम पर्याप्त रूप से आश्वस्त हो सकते हैं। इस तरह एडविन हब्बल ने 9 अलग मंदाकिनियों की दूरियां निकाली। अब हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा उन अरबों खरबों मंदाकिनियों में से महज एक है जिन्हें आधुनिक दूरबीन के प्रयोग द्वारा देखा जा सकता है। प्रत्येक मंदाकिनी में भी अरबों खरबों तारे होते हैं। चित्र 3.1 में एक सर्पिल मंदाकिनी दिखाई गई है। ये ठीक वैसी ही है
जैसा कि हम समझते हैं कि दूसरी मंदाकिनी में रहने में व्यक्ति को हमारी आकाश गंगा दिखाई देनी चाहिए। हम एक ऐसी मंदाकिनी में रहते हैं जिसका व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और जो धीरे धीरे घूम रही है। इसकी सर्पिल भुजाओं में स्थित तारे कई करोड़ वर्षों में एक बार के हिसाब से इसके केंद्र की परिक्रमा करते हैं। हमारा सूर्य इसकी सर्पिल भुजाओं में से किसी एक के अंदरूनी सिरे के निकट बस एक साधारण औसत आकार का पीला तारा है। अरस्तु और टॉलेमी के इस युग से हम निश्चित रूप से काफी आगे निकल आए हैं। जब हम ये सोचते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, तारे इतनी दूर हैं कि हमें पिन की नोक जितने छोटे प्रकाश बिंदु जैसे दिखाई पड़ते हैं, हम उनका आकार या स्वरूप नहीं देख सकते। ऐसे में अलग अलग तारों के बीच हम भेद कैसे कर सकते हैं? तारों की इस सुविशाल संख्या में केवल एक ही विशिष्ट लक्षण ऐसा है जिसका हम प्रेक्षण कर सकते हैं, और वो है उनके प्रकाश का रंग। न्यूटन ने ये खोज की थी कि यदि सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म कहलाने वाले एक त्रिभुजाकार शीशे के टुकड़े से गुजारा जाए तो इंद्रधनुष की भांति 7 रंगों के वर्ण क्रम में वह बिखर जाता है। किसी तारे या मंदाकिनी पर दूरबीन केंद्रित करके उस तारे या मंदाकिनी से आने वाले प्रकाश के वर्ण क्रम का प्रेक्षण किया जा सकता है। भिन्न तारों के अलग वर्ण क्रम होते हैं, लेकिन विभिन्न रंगों की सापेक्षिक चमक सदैव वही रहती है जो हम किसी लाल लप्त वस्तु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में पाने की अपेक्षा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उस तारे के वर्णक्रम से कुछ बहुत ही विशिष्ट रंग गायब है, और ये गायब रंग भिन्न तारों में अलग अलग हो सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हर रासायनिक तत्व कुछ विशिष्ट रंगों को अवशोषित करता है, इनका तारे के वर्ण से गायब रंगों के साथ तुलना करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि तारे के परिमंडल में कौन से तत्व मौजूद हैं। सन 1920 के दशक में जब खगोलविदों ने दूसरी मंदाकिनियों में स्थित तारों के वर्णक्रमों का अध्ययन शुरू किया तो उन्हें कुछ अजीब सी बात देखने को मिली। वहाँ भी हमारी अपनी आकाशगंगा में स्थित तारों की तरह ही वही विशिष्ट रंग गायब पाए गए, लेकिन वर्णक्रम की रेखाएं एक ही सापेक्षिक परिमाण में लाल छोर की तरफ खिसकी हुई थी। उसे समझने के लिए सबसे पहले डॉपलर प्रभाव को हमें समझना होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक रूप है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बेहद कम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। प्रकाश के विचित्र तरंग दैर्घ्य ही मानव नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले अलग अलग रंग होते हैं। वर्णक्रम के लाल रंग की ओर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, जबकि नीले रंग की ओर सबसे कम तरंग दैर्घ्य का मान होता है। अब हमसे एक स्थिर दूरी पर स्थित किसी प्रकाश स्रोत जैसे कि कोई तारा जो एक नियत तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन कर रहा हो की कल्पना करें। स्पष्टतः जो तरंगे हमें प्राप्त होती हैं उनका तरंग दैर्घ्य वही रहता है जिस पर कि वे उत्सर्जित हुई हैं। अब मान लीजिए वह प्रकाश स्रोत हमारी तरफ चलना शुरू करता है। जब वह स्रोत अगले तरंग शीर्ष को उत्सर्जित करता है तो वह अपेक्षाकृत हमसे अधिक निकट होगा। अतः तरंग शीर्षों के बीच की दूरी तारे के स्थिर रहने की दशा की अपेक्षा कम होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें प्राप्त होने वाली तरंगों के तरंग दैर्घ्य का मान तारे के स्थिर रहने की दशा की अपेक्षा कम होगा। इसी प्रकार अगर प्रकाश स्रोत हमसे दूर जा रहा है तो हमारे द्वारा प्राप्त तरंगों के तरंग दैर्घ्य का मान अपेक्षाकृत अधिक होगा। प्रकाश के संदर्भ में इसका ये अर्थ निकला कि हमसे दूर भागते तारों के वर्णक्रम की रेखाएं लाल रंग की ओर हट जाती हैं तथा हमारी ओर आने वाले तारे के वर्णक्रम में रेखाएं नीले रंग की ओर सरक जाती हैं। तरंग दैर्घ्य और वेग के बीच का ये सहसंबंध जो डॉपलर प्रभाव कहलाता है हमारे प्रतिदिन के अनुभव का हिस्सा है। सड़क पर से गुजरती हुई किसी कार की ध्वनि को सुनिए। जैसे जैसे कार पास आती जाती है उसके इंजन की ध्वनि का तारतम्य भी बढ़ता जाता है, और जब वह कार हमारे पास से गुजर जाती है तो उसकी ध्वनि का तारतम्य भी कम हो जाता है।
प्रकाश एवं रेडियो तरंगों का व्यवहार एक सा ही होता है। कारों की गति को मापने के लिए वास्तव में पुलिस डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करती है। इसके लिए कारों से परावर्तित होने वाली रेडियो तरंगों के स्पर्धों के तरंग दैर्घ्यों का मापन किया जाता है। दूसरी मंदाकिनियों के अस्तित्व संबंधी अपना सबूत देने के उपरांत हब्बल ने बाद के वर्षों में अपना समय उनकी दूरियों की तालिका बनाने तथा उनके वर्ण क्रमों का परीक्षण करने में बिताया। उस समय अधिसंख्य लोग ही ये सोचते थे कि मंदाकिनियां बिल्कुल बेतरकीब ढंग से गतिशील होनी चाहिए और इसलिए उनके उतने ही नीले विस्थापन वाले वर्ण क्रमों की उन्हें उपेक्षा थी जितनी की अभिरक्त विस्थापन वाले वर्ण क्रमों की। लेकिन ये आश्चर्य ही था कि अधिकांश मंदाकिनियों के वर्ण क्रमों की रेखाएं लाल रंग की और विस्थापित पाई गईं। लगभग सभी मंदाकिनियां ही हमसे दूर भाग रही थी। इससे भी आश्चर्यजनक वह खोज थी जिसे हब्बल ने सन 1929 में प्रकाशित करवाया था कि मंदाकिनी के अभिरक्त विस्थापन का मान यादृच्छिक न होकर हमसे उस मंदाकिनी की दूरी के सीधे अनुपात में है। दूसरे शब्दों में जितनी अधिक दूर कोई मंदाकिनी है वह उतनी ही तेज गति से हमसे दूर भाग रही है और इसका अर्थ ये निकला कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है जैसा कि पहले सभी ने सोचा था, बल्कि यथार्थ में ये फैल रहा है। विभिन्न मंदाकिनियों के बीच की दूरी समय के साथ बढ़ती जा रही है। ये खोज कि ब्रह्मांड का प्रसरण हो रहा है 20वीं शताब्दी की महान बौद्धिक क्रांतियों में से एक थी। पीछे मुड़कर देखें तो इस बात पर आश्चर्य करना बहुत आसान है कि किसी ने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा था। न्यूटन तथा अन्य वैज्ञानिकों को ये जान लेना चाहिए था कि गुरुत्व के प्रभाव से एक स्थिर ब्रह्मांड शीघ्र ही संकुचित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड को आप विस्तारित होता हुआ मान लें। यदि उसका विस्तार काफी धीमी गति से हो रहा है तो गुरुत्व बल इसको अंततः फैलने से रोक देगा और फिर इसका संकुचन शुरू हो जाएगा। बहरहाल यदि इसका प्रसरण एक निश्चित क्रांति दर से तीव्र गति से हो रहा है तो गुरुत्व बल इसके प्रसरण को रोक पाने में सक्षम नहीं होगा और ब्रह्मांड फिर अनंत काल तक विस्तृत होता रहेगा। ये स्थिति किसी सीमा तक ठीक वैसी ही है जैसी कि पृथ्वी के धरातल से रॉकेट को ऊपर की ओर दागने के समय होती है। यदि रॉकेट का वेग काफी कम है तो गुरुत्व बल अंततः रॉकेट को रोक देगा और वह नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर अगर रॉकेट का वेग एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक है तो गुरुत्व बल रॉकेट को पीछे खींचकर रोक पाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए वह इस आकर्षण बल से छूटकर हमेशा के लिए पृथ्वी से दूर चला जाएगा। ब्रह्मांड के इस व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान न्यूटन के गुरुत्वीय सिद्धांत द्वारा 19वीं, 18वीं या 17वीं शताब्दी के अंतिम काल में किसी समय भी लगाया जा सकता था। लेकिन एक स्थिर ब्रह्मांड में सबका इतना दृढ़ विश्वास था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक ये अटूट बना रहा। सन 1915 में जब आइंस्टाइन ने आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत को सूत्र रूप में निरूपित किया कि वह भी स्थिर ब्रह्मांड की अवधारणा से इतने आश्वस्त थे कि अपने समीकरणों में एक तथाकथित ब्रह्मांडकीय स्थिरांक को समाविष्ट करके उन्होंने अपने सिद्धांत का ही संशोधन कर डाला। आइंस्टाइन ने एक नए प्रतिगुरुत्वीय बल को प्रस्तुत किया जो दूसरे बलों की तरह किसी विशेष स्रोत से न होकर दिक् काल के ढांचे में ही समाहित था। उन्होंने ये दावा किया कि दिक् काल में विस्तार की एक अंदरूनी प्रवृत्ति है और इसी से ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ के आकर्षण को सही तरह से संतुलित कराया जा सकता है, जिसका परिणाम एक स्थिर ब्रह्मांड के रूप में देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के वास्तविक महत्व को स्वीकारने को इच्छुक था और जिस समय आइंस्टाइन तथा अन्य भौतिकीविद इस सामान्य सिद्धांत के इस पूर्वानुमान के ब्रह्मांड अस्थिर है से बचने के तरीके ढूंढ रहे थे, उसी समय एक रूसी भौतिकीविद एवं गणितज्ञ अलेक्जेंडर फ्रीडमैन इसकी विवेचना में जुट गए। फ्रीडमैन ने ब्रह्मांड संबंधी दो बहुत ही सहज एवं बोधगम्य परिकल्पनाएं की। एक तो ये कि चाहे हम किसी भी दिशा में देखें
ब्रह्मांड हमें एक समान दिखाई देता है, तथा दूसरे ये कि ब्रह्मांड को किसी अन्य स्थान से देखने पर भी वह हमें किसी तरह एक समान दिखाई देगा। मात्र इन दो विचारों के आधार पर फ्रीडमैन ने ये स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मांड के बारे में हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह स्थिर है। वस्तुतः एडविन हब्बल की खोज में कई वर्षों पहले सन 1922 में ही फ्रीडमैन ने इस खोज से जुड़े तथ्य का पूर्वानुमान लगा दिया था। ये कल्पना कि ब्रह्मांड प्रत्येक दिशा में एक समान दिखाई देता है यथार्थ में सत्य नहीं है। उदाहरण स्वरूप, जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारी मंदाकिनी में दूसरे तारे रात्रिकालीन आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश का एक विशिष्ट पट्टा सा बनाते हैं जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर हम दूरस्थ मंदाकिनियों का निरीक्षण करें तो वहां हमें कमोबेश उनकी उतनी ही संख्या दिखाई पड़ती है। इस तरह से ब्रह्मांड प्रत्येक दिशा में मोटे तौर पर एक जैसा ही प्रतीत होता है, बशर्ते मंदाकिनियों के बीच की दूरी के मुकाबले विशाल स्तर पर कोई ब्रह्मांड का अवलोकन करे तथा छोटे स्तर के अंतरों की अनदेखी कर दे। काफी लंबे समय तक फ्रीडमैन की धारणा, जो वास्तविक ब्रह्मांड का एक छोटा अनुमान प्रस्तुत करती थी, के लिए यही पर्याप्त रूप से न्याय संगत था। लेकिन एकदम हाल ही में एक सौभाग्यपूर्ण घटना ने इस तथ्य को उजागर किया कि वास्तव में फ्रीडमैन की धारणा हमारे ब्रह्मांड का उल्लेखनीय रूप से एक सही वर्णन है। सन 1965 में न्यू जर्सी स्थित बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में आर्नो पेंजियास तथा रॉबर्ट विल्सन नामक दो अमेरिकी भौतिकीविद एक अति संवेदनशील सूक्ष्म तरंग संसूचक की जांच पड़ताल कर रहे थे। पेंजियास और विल्सन उस समय चिंतित हो उठे जब उन्होंने पाया कि उनके संसूचक यंत्र पर आवश्यकता से अधिक शोर के संकेत पर्याप्त हो रहे हैं। शोर के संकेत किसी विशेष दिशा से आते हुए नहीं लग रहे थे। पहले तो अपने संसूचक पर पक्षियों की बीट उन्हें पड़ी मिली तथा फिर अन्य संभावित गड़बड़ियों के लिए भी उन्होंने अपने यंत्र की जांच की, लेकिन इन कारणों को उन्होंने शीघ्र ही नकार दिया। वे इस तथ्य को जानते थे कि वायुमंडल का अंदरूनी शोर उस समय अधिक तीव्र होगा जबकि संसूचक सीधे ऊपर की दिशा में न हो, बनिस्बत उस समय जबकि वह इस दिशा में हो, क्योंकि सीधे उधर दिशा से प्रकाश किरणें प्राप्त करने की बजाय जब प्रकाश किरणें क्षितिज की दिशा में प्राप्त की जाती हैं तब प्रकाश की किरणों को अपेक्षाकृत काफी अधिक वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। अब चूंकि अतिरिक्त शोर के संकेत एक समान प्राप्त हो रहे थे, चाहे संसूचक किसी भी दिशा में था, अतः वे निश्चित तौर पर वातावरण के बाहर से ही आ रहे थे। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने तथा सूर्य की परिक्रमा करने के बावजूद दिन एवं रात तथा वर्ष भर के प्रेक्षण लेने के बाद भी वही नतीजा सामने आया। इससे स्पष्ट हो गया कि शोर के रूप में प्राप्त होने वाले विकिरण को न केवल हमारे सौरमंडल के बाहर से बल्कि हमारी आकाशगंगा के भी बाहर से आना चाहिए, क्योंकि अन्यथा पृथ्वी की गति के कारण संसूचन की दिशा बदलते रहने के कारण विकिरण की तीव्रता भी बदलती रहती है। वास्तव में हम ये जानते हैं कि प्रेक्षणीय ब्रह्मांड के अधिकांश भाग को पार करता हुआ विकिरण हम तक पहुंचा होगा, और चूंकि इसकी तीव्रता हर दिशा में एक समान पाई गई, इसलिए ब्रह्मांड भी विशाल स्तर पर प्रत्येक दिशा में एक समान होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि चाहे किसी भी दिशा में हम देखें, शोर के संकेत एक नन्हे सूक्ष्मांश से अधिक कभी नहीं होते। इसलिए फ्रीडमैन की प्रथम परिकल्पना की एकदम सही पुष्टि पेंजियास एवं विल्सन द्वारा अनजाने में ही हो गई। बहरहाल, चूंकि ब्रह्मांड प्रत्येक दिशा में एक समान नहीं है, बल्कि विशाल स्तर पर मोटे रूप से ये हमें एक समान प्रतीत होता है, इसलिए प्रत्येक दिशा में सूक्ष्म तरंगे भी बिल्कुल एक समान नहीं हो सकती। विभिन्न दिशाओं के मध्य थोड़ी बहुत भिन्नताएं होनी ही चाहिए। 1,00,000 में लगभग एक अंश के स्तर पर इन भिन्नताओं का सबसे पहले सन 1992 में अंतरिक्ष पृष्ठभूमि अन्वेषक या
कोब उपग्रह द्वारा पता लगाया गया था। हालांकि ये भिन्नताएं बहुत छोटी हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि अध्याय 8 में स्पष्ट किया जाएगा। जब पेंजियास और विल्सन अपने संसूचक यंत्र पर शोर के संकेतों की जांच पड़ताल कर रहे थे, लगभग उसी दौरान पास ही के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में 2 अमेरिकी भौतिकविद बॉब डिक तथा जिम पीबल्स भी सूक्ष्म तरंगों में रुचि ले रहे थे। वे कभी अलेक्जेंडर फ्रीडमैन के विद्यार्थी रहे, जॉर्ज गेमो के इस सुझाव पर कार्य कर रहे थे कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड को अति तप्त और सघन तथा श्वेत तप्त दीप्ति से युक्त होना चाहिए। डिक और पीबल्स ये तर्क दे रहे थे कि हमें अब भी उस प्रारंभिक ब्रह्मांड की दीप्ति को देखने में समर्थ होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के बहुत दूरस्थ स्थानों से आने वाला प्रकाश हमारे पास तक अब पहुंच ही रहा होगा। बहरहाल ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ ये हुआ कि इस प्रकाश का विस्थापन लाल रंग की तरफ इतना अधिक होना चाहिए कि ये हमें अब सूक्ष्म तरंग विकिरण के रूप में दिखाई पड़े। डिक और पीबल्स इसी विकिरण को खोजने का उपक्रम कर रहे थे। जब पेंजियास और विल्सन ने उनके कार्य के बारे में सुना तो वे समझ गए कि वे इसे पहले ही खोज चुके हैं। इस उपलब्धि के लिए पेंजियास तथा विल्सन को सन 1978 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऊपरी तौर पर ये सारे प्रमाण कि ब्रह्मांड प्रत्येक दिशा में एक जैसा दिखाई देता है हमें ये सुझाते लगते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी स्थिति के बारे में कुछ न कुछ अवश्य ही खास बात है। विशेष रूप से शायद ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यदि हम तमाम दूसरी मंदाकिनियों को अपने से दूर भागते हुए देखते हैं तो हमें अवश्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में होना चाहिए। हालांकि इसका एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण है, किसी दूसरी मंदाकिनी से भी यदि देखा जाए तो भी ब्रह्मांड प्रत्येक दिशा में शायद एक जैसा ही दिखाई देगा। जैसा कि हम देख चुके हैं, यही फ्रीडमैन की दूसरी अवधारणा थी। इस अवधारणा के पक्ष अथवा विपक्ष में हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हम केवल शालीनता के आधार पर इस पर विश्वास करते हैं। ये सर्वाधिक विलक्षण बात होगी यदि ब्रह्मांड हमारे चारों ओर प्रत्येक दिशा में तो एक जैसा दिखाई दे, परंतु ब्रह्मांड में किन्हीं बिंदुओं से चारों ओर एक सा दिखाई न दे। फ्रीडमैन के मॉडल में दूसरी मंदाकिनियां एक दूसरे से सीधे दूर भाग रही हैं, स्थित एक निरंतर फूलते हुए गुब्बारे के समान है, जिस पर छोटे छोटे धब्बे बने हों। जो गुब्बारा फूलता जाता है, 2 धब्बों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, परंतु ऐसा कोई धब्बा नहीं है जिसे विस्तार का केंद्र कहा जा सके। इसके अतिरिक्त धब्बे एक दूसरे से जितनी अधिक दूर होंगे, उतनी ही अधिक तेजी से वे दूर हट रहे होंगे। इसी प्रकार फ्रीडमैन के मॉडल में कोई सी 2 मंदाकिनियां जिस वेग से दूर भाग रही हैं, वह वेग उनके बीच की दूरी के समानुपातिक होगा। इसलिए इसने ये संभावना व्यक्त की कि किसी भी मंदाकिनी का अभिरक्त विस्थापन हमसे इसकी दूरी का सीधा समानुपातिक होना चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा कि हब्बल ने पाया था। हब्बल के प्रेक्षणों के संबंध में हमने पूर्वानुमान के तथा अपने मॉडल की सफलता के बावजूद फ्रीडमैन का कार्य पश्चिम में उस समय तक पूरी तरह अज्ञात रहा, जब तक कि ब्रह्मांड के समान विस्तार संबंधी हब्बल की खोज के प्रत्युत्तर में अमेरिकी भौतिकविद हॉवर्ड रॉबर्टसन और ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर वॉकर द्वारा सन 1935 में समान मॉडल नहीं खोज लिए गए। यद्यपि फ्रीडमैन ने तो केवल एक ही मॉडल खोजा था, लेकिन वस्तुतः ऐसे 3 विभिन्न पुरस्कार के मॉडल हैं जो फ्रीडमैन की 2 आधारभूत अवधारणाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। पहले प्रकार के मॉडल में ब्रह्मांड का पर्याप्त रूप से इतनी धीमी गति से विस्तार हो रहा है कि विभिन्न मंदाकिनियों के बीच गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार को धीमा कर देता है और अंततोगत्वा रोक देता है। उसके उपरांत मंदाकिनियां एक दूसरे की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देती हैं और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगता है। चित्र 3.2 ये प्रदर्शित करता है कि समय की वृद्धि के साथ किस प्रकार 2 पड़ोसी मंदाकिनियों के बीच की दूरी परिवर्तित हो जाती है। ये 0 से प्रारंभ होती है, अधिकतम तक बढ़ती जाती है और फिर बढ़ते बढ़ते पुनः 0 पर पहुंच जाती है।
दूसरे प्रकार के समाधान में ब्रह्मांड इतनी अधिक तीव्र गति से फैल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण इसे कभी रोक नहीं सकता, यद्यपि वह इसे थोड़ा सा धीमा अवश्य कर देता है। चित्र 3.3 इस मॉडल में दो पड़ोसी मंदाकिनियों का पृथक्करण प्रदर्शित करता है। ये शून्य से प्रारंभ होता है और अंततः मंदाकिनियां एक नियमित व सतत वेग से दूर भाग रही हैं। अंत में एक तीसरा समाधान है जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार पर्याप्त रूप से इतनी तेज गति से हो रहा है कि ये पुनः ध्वस्त नहीं हो सकता। इस स्थिति में जैसा कि चित्र 3.4 में प्रदर्शित किया गया है, पृथक्करण शून्य से ही प्रारंभ होता है और हमेशा बढ़ता ही जाता है। फिर भी किसी तरह जिस वेग से मंदाकिनियां एक दूसरे से दूर हट रही हैं, वह वेग धीरे धीरे कम होता जाता है, यद्यपि ये शून्य तक बिल्कुल कभी नहीं पहुंचता है। आकाश में अनंत नहीं है, परंतु न ही आकाश की कोई सीमा है। गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि आकाश अपने चारों ओर झुक गया है और इसे पृथ्वी के पृष्ठ तल की भांति बना दिया है। यदि कोई पृथ्वी के पृष्ठ तल पर किसी एक निश्चित दिशा में यात्रा जारी रखता है तो उसे किसी दुर्गम अलंघ्य अवरोध का सामना कभी नहीं करना पड़ता या वह किसी छोर या किनारे से गिर नहीं जाता, बल्कि अंततः लौटकर वहीं आ जाता है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। फ्रीडमैन के पहले मॉडल में आकाश ठीक ऐसा ही है, परंतु पृथ्वी के पृष्ठतल की 2 विमाओं के स्थान पर 3 विमाएं हैं। चौथी विमा काल भी विस्तार में सीमाबद्ध है, परंतु ये 2 छोर या सीमाओं वाली एक रेखा के समान है जिसमें एक सिरा प्रारंभ है तथा दूसरा सिरा अंत। हम बाद में ये देखेंगे कि जब कोई क्वांटम यांत्रिकी के अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ सामान्य अपेक्षिकता को जोड़ देता है तो आकाश और काल दोनों के लिए बिना किन्हीं किनारों या सीमा रेखाओं के सीमित होना संभव हो जाता है। ये अवधारणा कि कोई भी ब्रह्मांड के चारों ओर सीधा चक्कर लगा सकता है और घूमकर ठीक वहीं अपनी यात्रा समाप्त कर सकता है जहां से उसने प्रारंभ की थी, विज्ञान तथा साहित्य के लिए एक अच्छी सामग्री प्रस्तुत करता है, परंतु इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है क्योंकि ये दिखाया जा सकता है कि यात्रा पूरी होने से पहले ही ब्रह्मांड पुनः ध्वस्त होकर शून्य आकार का हो जाएगा। ब्रह्मांड का अंत होने से पूर्व ही उसी स्थान पर यात्रा समाप्त करने के लिए जहां से आपने इसे प्रारंभ किया था, आपको प्रकाश के वेग से भी अधिक तेज वेग से यात्रा करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसकी अनुमति नहीं है। फ्रीडमैन के प्रथम प्रकार के मॉडल में, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार भी होता है तथा ये पुनः ध्वस्त भी होता है, अंतरिक्ष पृथ्वी के पृष्ठ तल के समान अपने चारों ओर झुका हुआ है, अतः ये विस्तार में सीमित है। दूसरे प्रकार के मॉडल में, जिसमें ब्रह्मांड सदैव विस्तृत होता रहता है, अंतरिक्ष घोड़े की काठी के पृष्ठतल के समान दूसरे तरीके से मुड़ जाता है, अतः इस स्थिति में आकाश अनंत है। अंत में फ्रीडमैन के तीसरे प्रकार के मॉडल में विस्तार के क्रांतिक दर के साथ अंतरिक्ष सपाट है। परंतु फ्रीडमैन का कौन सा मॉडल हमारे ब्रह्मांड की व्याख्या करता है? क्या ब्रह्मांड अंत तो गत्वा फैलना बंद कर देगा और सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, या ये हमेशा फैलता ही रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें ब्रह्मांड के विस्तार की वर्तमान दर तथा उसके वर्तमान औसत घनत्व को जानने की आवश्यकता है। यदि घनत्व विस्तार की दर द्वारा निर्धारित एक निश्चित क्रांति मान से कम है तो गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर होगा कि ये विस्तार को नहीं रोक सकता, और यदि घनत्व क्रांतिक मान की अपेक्षा ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण भविष्य में किसी समय विस्तार को रोक देगा तथा ब्रह्मांड को पुनः ध्वस्त करा देगा। जिन वेगों पर दूसरी मंदाकिनियां हमसे दूर भाग रही हैं, डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करके उनके मापन द्वारा हम विस्तार की वर्तमान दर निर्धारित कर सकते हैं। ये कार्य बहुत सही किया जा सकता है। बहरहाल मंदाकिनियों की दूरियां इसलिए बहुत अच्छी तरह ज्ञात नहीं हैं क्योंकि हम केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही उन्हें माप सकते हैं। इसलिए जो कुछ हम जानते हैं वो केवल इतना है कि ब्रह्मांड प्रत्यक्ष 1 अरब वर्षों में 6 से 10% के हिसाब से फैल रहा है। हालांकि ब्रह्मांड के वर्तमान औसत घनत्व के बारे में हमारी अनिश्चितता और भी ज़्यादा है,
यदि हम उन सभी तारों के पदार्थ की द्रव्यमान मात्रा का जोड़ दें जिन्हें हम अपनी मंदाकिनी में या दूसरी मंदाकिनियों में देख सकते हैं, तो कुल जोड़ ब्रह्मांड के विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक मात्रा के 100वें हिस्से से भी कम होगा। चाहे हम विस्तार की दर का निम्नतम अनुमान ही लगा लें, हमारी आकाश गंगा तथा अन्य मंदाकिनियों में तथापि काफी बड़े परिणाम में अदीप्त या कृष्ण पदार्थ अवश्य ही होना चाहिए, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, परंतु हम ये जानते हैं कि मंदाकिनियों में तारों की कक्षाओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इसका अस्तित्व अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकांश मंदाकिनियां गुच्छों में पाई जाती हैं और इन गुच्छों में मंदाकिनियों के बीच और भी अधिक अदीप्त पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, जो मंदाकिनियों की गति को प्रभावित करता है। जब हम इस सारे अदीप्त पदार्थ को भी जोड़ लेते हैं, तब भी हम इस विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक मात्रा का मात्र लगभग 10वां हिस्सा ही पाते हैं। बहरहाल हम इस संभावना को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि शायद पदार्थ का कोई और स्वरूप भी हो सकता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में लगभग समान रूप से आवंटित हो और जिसका हम अभी तक पता न लगा पाए हों, तथा जो विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक क्रांतिक मान तक ब्रह्मांड के औसत घनत्व में शायद अभी भी वृद्धि कर सके। अतः वर्तमान प्रमाण ये सुझाते हैं कि ब्रह्मांड संभवतः सदैव फैलता रहेगा, परंतु ये सब कुछ जिसके बारे में हम वास्तव में आश्वस्त हो सकते हैं, ये तथ्य है कि चाहे ब्रह्मांड पुनः ध्वस्त होने जा रहा हो, ऐसा कम से कम अगले 10 अरब वर्षों तक नहीं होगा, क्योंकि कम से कम इतने ही लंबे समय से ये पहले से ही फैल रहा है। इससे हमें बेकार में ही चिंतित नहीं होना चाहिए। उस समय तक यदि हमने सौरमंडल से बाहर बस्तियां नहीं बसाई, तो मानव जाति तब से काफी पहले खत्म हो चुकी होगी तथा सूर्य भी साथ साथ बुझकर नष्ट हो चुका होगा। फ्रीडमैन के सभी समाधानों में ये एक विशिष्ट लक्षण निहित है कि अतीत में किसी समय 10 अरब से 20 अरब वर्षों के बीच पड़ोसी मंदाकिनियों की दूरी हर दशा में शून्य रही होगी। उस समय जिसे हम महाविस्फोट कहते हैं, ब्रह्मांड का घनत्व तथा दिक् काल की वक्रता अनंत रही होगी, क्योंकि गणित वास्तव में अनंत संख्याओं को नहीं संभाल सकता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सामान्य अपेक्षित का सिद्धांत ये संभावना व्यक्त करता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा बिंदु है जहाँ एक सिद्धांत स्वयं ही विफल हो जाता है। ऐसा एक बिंदु इसी स्थिति का एक उदाहरण है, जिसे गणितज्ञ विलक्षणता बिंदु कहते हैं। वस्तुतः विज्ञान के हमारे सारे सिद्धांत इसी अवधारणा पर आधारित हैं कि दिग् काल अबाध और लगभग सपाट है, अतः वे एक अत्यंत सघन व तप्त महाविस्फोट विलक्षणता पर आकर विफल हो जाते हैं, जहां दिक् काल की वक्रता अनंत होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे महाविस्फोट से पूर्व घटनाक्रम रहा हो, हम उनका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए नहीं कर सकते कि बाद में क्या घटित होगा, क्योंकि महाविस्फोट पर पूर्वानुमेयता ही विफल हो जाएगी। तदनुरूप जैसी की स्थिति है, हम केवल इतना ही जानते हैं कि महाविस्फोट के समय से क्या घटित हुआ है, तो इससे हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि इससे पहले क्या हुआ था। जहाँ तक हमारा संबंध है, महाविस्फोट से पहले की घटनाओं का कोई परिणाम नहीं निकल सकता, इसलिए वे ब्रह्मांड के वैज्ञानिक मॉडल का हिस्सा नहीं होने चाहिए। अतः हमें उन्हें मॉडल से निकाल देना चाहिए और कहना चाहिए कि महाविस्फोट के साथ ही काल की भी उत्पत्ति हुई। कई लोग इस विचार को पसंद नहीं करते कि काल की उत्पत्ति महाविस्फोट के साथ हुई, शायद इसलिए क्योंकि इसमें दैवी हस्तक्षेप की गंध आती है, और कैथोलिक चर्च ने महाविस्फोट मॉडल को तुरंत स्वीकार कर लिया तथा सन 1951 में आधिकारिक रूप से इसे बाइबल के अनुरूप घोषित कर दिया। अतः इस निष्कर्ष से बचने के लिए कि कभी कोई महाविस्फोट हुआ था, बहुत सारे प्रयास किए गए। जिस प्रस्ताव को सबसे पहले समर्थन प्राप्त हुआ था वह स्थायी दशा सिद्धांत कहलाता है। नाजी अधिगृहित ऑस्ट्रिया से आए 2 शरणार्थी ब्रह्मांडिकविद हरमेन बॉन्डी तथा थॉमस गोल्ड ने एक ब्रिटिश शोधकर्ता फ्रेड हॉयल, जिन्होंने उनके साथ युद्ध के दौरान राडार के विकास पर शोध किया था,
के साथ मिलकर सन 1948 में इस सिद्धांत को विचारार्थ प्रस्तुत किया था। परिकल्पना ये थी कि जैसे जैसे मंदाकिनियां एक दूसरे से दूर हटती गईं, उनके बीच के अंतराल में निरंतर नई मंदाकिनियां उस नए पदार्थ से आकार ग्रहण कर रही थी, जो पदार्थ की विरलता को संतुलित करने के लिए निरंतर उत्पन्न होता जा रहा था। अतः मोटे तौर पर ब्रह्मांड हर काल तथा अंतरिक्ष में हर बिंदु से एक समान दिखाई देगा, अर्थात ये समरूप तथा समदैशिक है। पदार्थ की निरंतर उत्पत्ति होते रहने को संगत ठहराने के लिए स्थायी दशा सिद्धांत को सामान्य आपेक्षिकता में एक संशोधन की आवश्यकता थी, परंतु नए पदार्थ की उत्पत्ति की दर इतनी कम थी कि इसका पता चल पाना किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से संभव प्रतीत नहीं होता, परंतु ये किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग के विरोध में नहीं था। ये सिद्धांत प्रथम अध्याय में वर्णित अर्थ के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत था। ये सरल था तथा इसने निश्चित पूर्वानुमान प्रस्तुत किए जिन्हें प्रेक्षण द्वारा परखा जा सकता था। इन पूर्वानुमानों में से एक ये था कि आकाश के किसी निश्चित आयतन में विभिन्न दिशाओं में मंदाकिनियों या इन जैसे अन्य पिंडों की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए। चाहे हम जब कभी भी और जहां कभी भी ब्रह्मांड में देखें, सन 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में कैम्ब्रिज में मार्टिन रॉयल के नेतृत्व में खगोलज्ञों के एक दल द्वारा बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों के स्रोतों का एक सर्वेक्षण किया गया। कैम्ब्रिज दल ने ये बताया कि इन रेडियो तरंगों के स्रोतों में से अधिकांश हमारी आकाशगंगा से बाहर स्थित होने चाहिए, और ये भी कि तीव्र शक्ति के स्रोतों की अपेक्षा क्षीण शक्ति के स्रोतों की संख्या कहीं अधिक थी। उन्होंने इसका ये अर्थ निकाला कि क्षीण शक्ति के स्रोत अपेक्षाकृत अधिक दूरस्थ थे और तीव्र शक्ति के स्रोत समीप। फिर अत्यंत दूर स्थित स्रोतों की अपेक्षा समीप में ही स्थित स्रोतों के लिए दिक् के आयतन की प्रति इकाई में सामान्य स्रोतों की संख्या कम लगती थी। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता था कि हम ब्रह्मांड में एक विशाल क्षेत्र के केंद्र में हैं, जिसमें कहीं और की अपेक्षा स्रोतों की संख्या कम होती है। वैकल्पिक रूप से इसका तात्पर्य ये हो सकता था कि अतीत में उस समय जबकि रेडियो तरंगों ने हम तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, ये स्रोत आज की अपेक्षा अधिक संख्या में थे। दोनों में से प्रत्येक स्पष्टीकरण स्थायी दशा सिद्धांत के पूर्वानुमानों का खंडन करता था। इसके अतिरिक्त सन 1965 में पेंजियास और क्लिंसन द्वारा सूक्ष्म तरंग विकिरण की खोज ने भी ये संकेत दिया था कि ब्रह्मांड अतीत में काफी सघन रहा होगा। अतः स्थायी दशा सिद्धांत को त्यागना पड़ा। सन 1963 में इवगेनी लिफ्शित्ज और आइजेक खलातनिकोव नामक दो रूसी वैज्ञानिकों द्वारा इस निष्कर्ष की कोई महाविस्फोट अवश्य हुआ होगा तथा इसी के साथ ही काल की भी उत्पत्ति हुई होगी से बचने का एक दूसरा प्रयास किया गया। उन्होंने ये सुझाव दिया कि महाविस्फोट अकेले फ्रीडमैन के मॉडलों, जो वास्तविक ब्रह्मांड के मात्र अनुपात भर थे, की विशिष्टता हो सकती है। शायद उन सारे मॉडलों में जो स्थूलतः वास्तविक ब्रह्मांड के समान थे, केवल फ्रीडमैन के मॉडलों में ही महाविस्फोट विलक्षणता की स्थिति थी। फ्रीडमैन के मॉडलों में सभी मंदाकिनियां एक दूसरे से सीधे दूर भाग रही हैं। अतः यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि अतीत में किसी समय कभी वे सब एक ही स्थान पर थीं। बहरहाल वास्तविक ब्रह्मांड में मंदाकिनियां एक दूसरे से एकदम सीधे सीधे दूर नहीं भाग रही हैं, उनमें थोड़ा सा पार्श्वमार्गी वेग भी है। अतः वास्तविकता में उन्हें ठीक एक ही स्थान पर रहने की आवश्यकता कभी नहीं सही है, केवल आपस में बहुत समीप रही है। शायद तब ब्रह्मांड का वर्तमान विस्तार महाविस्फोट विलक्षणता का परिणाम नहीं था, बल्कि ये एक पूर्ववर्ती संकुचन की अवस्था का परिणाम था। जैसे ही ब्रह्मांड संकुचित होकर ध्वस्त हो गया, इसके अंदर सारे कण आपस में टकराए नहीं होंगे, बल्कि वे पास से गुजर गए और फिर एक दूसरे से दूर होते गए, और इस प्रकार ब्रह्मांड का वर्तमान विस्तार प्रारंभ हुआ। फिर हम ये कह सकते थे कि वास्तविक ब्रह्मांड को
एक महाविस्फोट के साथ शुरू होना चाहिए था या नहीं। लिप्शित्ज तथा खलातनिकोव ने ब्रह्मांड के उन मॉडलों का अध्ययन किया जो मोटे तौर पर फ्रीडमैन के मॉडलों के अनुरूप थे, परंतु साथ ही उन्होंने वास्तविक ब्रह्मांड में मंदाकिनियों के यादृच्छिक वेग तथा अनियमितताओं को ध्यान में रखा। उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि ऐसे मॉडल महाविस्फोट से प्रारंभ हो सकते थे। हालांकि मंदाकिनियां सदैव एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से दूर नहीं भाग रही थी, परंतु उन्होंने ये दावा किया कि ऐसा अब भी केवल कुछ निश्चित अपवाद स्वरूप मॉडलों में ही संभव था, जिनमें सारी मंदाकिनियां ठीक सीधे भाग रही थी। उन्होंने ये तर्क रखा कि चूंकि महानाद विलक्षणता मुक्त फ्रीडमैन मॉडल महानाद विलक्षणता युक्त मॉडलों की अपेक्षा सीमित रूप से अधिक थे, हमें यह निश्चित निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि वास्तविकता में महाविस्फोट नहीं हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने ये अनुभव किया कि विलक्षणता की स्थिति वाले फ्रीडमैन जैसे मॉडलों का और अधिक काफी साधारण वर्ग भी था, और जिसमें मंदाकिनियों को किसी विशेष प्रकार से गतिशील नहीं होना पड़ता था। अतः उन्होंने सन 1970 में अपने दावे को वापस ले लिया। लिप्शित्ज और खलातनिकोव का कार्य अत्यंत उपयोगी था, क्योंकि इसने ये स्पष्ट कर दिया कि आपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत सही था तो ब्रह्मांड निश्चित रूप से महाविस्फोट विलक्षणता की स्थिति से गुजर सकता था। हालांकि इसने ये कठिन परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न हल नहीं किया, क्या सामान्य आपेक्षिकता ये संभावना व्यक्त करती है कि हमारे ब्रह्मांड व काल की उत्पत्ति महाविस्फोट से होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर सन 1965 में एक ब्रिटिश गणितज्ञ तथा भौतिकीविद रोजर पेनरोज द्वारा दिए गए एक बिल्कुल भिन्न ढंग से प्राप्त हुआ। सामान्य आपेक्षिकता में प्रकाश शंकु जिस तरह से व्यवहार करते हैं उस तरीके का प्रयोग करके तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गुरुत्व सदैव आकर्षित करने वाला होता है, उन्होंने ये बताया कि अपने ही गुरुत्व बल के प्रभाव से ध्वस्त हो जाने वाला एक तारा एक ऐसे क्षेत्र में फंस जाता है जिसका पृष्ठतल अनंतोगत्वा सिकुड़कर शून्य आकार का हो जाता है, और चूंकि उस क्षेत्र का पृष्ठतल सिकुड़कर शून्य हो जाता है तब ऐसा ही इसका आयतन भी हो जाना चाहिए। तारे का समस्त पदार्थ शून्य आयतन के क्षेत्र में संपीड़ित हो जाएगा, इसलिए पदार्थ का घनत्व एवं दिक् काल की वक्रता असीमित हो जाएगी। दूसरे शब्दों में दिक् काल के कृष्ण विवर के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के अंदर विलक्षणता का बिंदु हमें तब प्राप्त होता है। ऊपरी तौर पर पेनरोज के निष्कर्ष केवल तारों पर ही लागू होते थे। इन्हें इस प्रश्न के समाधान के संबंध में कुछ नहीं कहना था कि क्या संपूर्ण ब्रह्मांड अपने अतीत में महाविस्फोट विलक्षणता की स्थिति से गुजर चुका है। हालांकि उस समय जबकि पेनरोज ने अपना प्रमेय सामने रखा, मैं एक शोध छात्र था तथा बड़ी नाउम्मीदी से एक ऐसी समस्या की तलाश में था जिस पर मैं अपनी पीएचडी के लिए शोध प्रबंध पूरा कर सकूं। 2 वर्ष पहले मैं चिकित्सीय परीक्षण करने पर ALS से पीड़ित पाया गया, जिसे सामान्यतः मोटर न्यूरॉन रोग अथवा लाउ गेरिंग्स रोग कहा जाता है, और मुझे समझाया गया था कि मैं केवल 1 या 2 वर्ष और जीवित रह सकूंगा। इन परिस्थितियों में मुझे अपनी पीएचडी पर कार्य करने की कोई तुक नजर नहीं आ रही थी। मुझे उस कार्य के संपन्न होने तक जीवित रहने की आशा नहीं थी। तब भी 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और मेरा स्वास्थ्य इतना अधिक खराब नहीं था। वास्तव में हालात मेरे लिए सुधरते जा रहे थे और एक बहुत सुशील युवती जेन वाइल्ड से मेरी मंगनी हो चुकी थी, परंतु विवाह करने के लिए मुझे एक नौकरी की आवश्यकता थी और एक नौकरी प्राप्त करने के लिए मुझे पीएचडी की आवश्यकता थी। सन 1965 में मैंने पेनरोज के प्रमेय के बारे में पढ़ा था कि गुरुत्वीय निपात की प्रक्रिया से गुजर रहे किसी पिंड को अंततः एक विलक्षणता का स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए। मैंने शीघ्र ही ये अनुभव कर लिया कि यदि कोई पेनरोज के प्रमेय में काल की दिशा को उलट दे जिससे कि ध्वस्त होने की प्रक्रिया विस्तार में परिवर्तित हो जाए, तो प्रमेय की शर्तें तब भी वैसी ही रहेंगी, बशर्ते ब्रह्मांड वर्तमान समय में विशाल स्तर पर स्थूलतः फ्रीडमैन मॉडल के समान हो।
पेनरोज के प्रमेय ने विचारार्थ ये तर्क प्रस्तुत किया था कि किसी भी निपातशील तारे को हर दशा में एक विलक्षणता की स्थिति को प्राप्त हो जाना चाहिए। काल की दिशा उलट देने के पश्चात के तर्क ने यह स्पष्ट कर दिया कि फ्रीडमैन जैसा कोई फैलता हुआ ब्रह्मांड हर दशा में विलक्षणता की स्थिति से प्रारंभ हुआ होगा। तकनीकी कारणों से पेनरोज के प्रमेय में इस बात की आवश्यकता थी कि आकाश में ब्रह्मांड अनंत हो। इसलिए मैं वस्तुतः इस तथ्य का उपयोग ये सिद्ध करने में कर सका कि विलक्षणता की स्थिति केवल उसी दशा में होनी चाहिए जबकि ब्रह्मांड पुनः ध्वस्त होने से बचने के लिए पर्याप्त तीव्र गति से फैल रहा हो। अगले कुछ वर्षों के दौरान उन सभी प्रमेयों जो ये सिद्ध करते थे कि विलक्षणता की स्थिति निश्चित रूप से घटित होनी चाहिए से इस शर्त तथा अन्य तकनीकी शर्तों को दूर करने के लिए मैंने कई गणितीय तकनीक विकसित किए। इन सबका परिणाम पेनरोज तथा मेरे द्वारा सन 1970 में संयुक्त रूप से प्रकाशित किए गए एक शोध लेख के रूप में देखने को मिला, जिसने अंत में ये सिद्ध कर दिया कि यदि सामान्य आपेक्षिकता बिल्कुल सही है तथा ब्रह्मांड में उतना ही पदार्थ है जितने का हम प्रेक्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से एक महाविस्फोट विलक्षणता की स्थिति रही होगी। हमारे काम का बड़ा विरोध हुआ। आंशिक रूप से कुछ तो रूसियों की तरफ से वैज्ञानिक निर्धायता में उनके मार्क्सवादी विश्वास के कारण तथा कुछ उन लोगों की तरफ से जो ये अनुभव करते थे कि विलक्षणता की स्थिति का संपूर्ण विचार ही अरुचिकर है तथा इसने आइंस्टाइन के सिद्धांत का सौंदर्य ही नष्ट कर दिया। बहरहाल कोई भी गणितीय प्रमेय के साथ वास्तव में तर्क नहीं कर सकता, इसलिए अंत में हमारा शोध कार्य साधारणतया स्वीकार कर लिया गया और आजकल लगभग प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट विलक्षणता की स्थिति से हुई। शायद ये एक विडंबना है। अपने विचार बदलने के पश्चात अब मैं दूसरी भौतिक विदों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय वस्तुतः विलक्षणता जैसी कोई स्थिति नहीं थी। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, यदि एक बार क्वांटम प्रभावों को ध्यान में रखा जाए तो इसकी संभावना समाप्त हो सकती है। इस अध्याय में हम ये देख चुके हैं कि किस प्रकार एक अर्ध शताब्दी से भी कम समय में ब्रह्मांड के बारे में सहस्त्राब्दियों से निर्मित मनुष्य के विचार पूर्ण रूप से बदल गए हैं। हब्बल की ये खोज कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा ब्रह्मांड की विशालता में हमारे अपने ग्रह की क्षुद्रता का अनुभव तो बस आरंभिक बिंदु थे। ज्यों-ज्यों प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक प्रमाण बढ़ते गए, ये अधिकाधिक स्पष्ट होता गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति निश्चित रूप से काल के साथ ही हुई होगी। सन 1970 तक ये पेनरोज तथा मेरे द्वारा आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर अंतिम रूप से सिद्ध कर दिया गया था। उस प्रमाण ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामान्य आपेक्षिकता मात्र एक अधूरा सिद्धांत है। ये हमें ये नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, क्योंकि वह ये पूर्वानुमान लगाता है कि इस सहित समस्त भौतिक सिद्धांत ब्रह्मांड के प्रारंभिक पलों पर आकर पूर्णतः विफल हो जाते हैं। बहरहाल सामान्य अपेक्षिकता मात्र एक आंशिक सिद्धांत होने का दावा करता है। अतः जो कुछ भी विलक्षणता प्रमेय वास्तव में स्पष्ट करते हैं वह केवल ये है कि ब्रह्मांड की बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में निश्चित रूप से एक ऐसा समय रहा होगा जब ब्रह्मांड इतना छोटा था कि कोई भी 20वीं शताब्दी के दूसरे महान आंशिक सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के छोटे स्तर के प्रभावों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता था। सन 1970 के दशक के प्रारंभ में ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपनी खोज को असाधारण रूप से विशालता के अपने सिद्धांत से असाधारण रूप से सूक्ष्मता के अपने सिद्धांत की ओर मोड़ने के लिए विवश हो गए। क्वांटम यांत्रिकी के उस सिद्धांत की व्याख्या पहले की जाएगी। उसके बाद हम दोनों आंशिक सिद्धांतों को गुरुत्व के एक अकेले क्वांटम सिद्धांत के रूप में संयुक्त करने का प्रयास करेंगे।